स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए आज से शुरू होने वाली हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों को आसानी और सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विमानन सेवाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। कि उत्तराखंड के अंदर लोगों की जो आवागमन है वो सुविधाजनक हो, सरल हो, आसान हो और पूरे देश के लोग उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में आसानी से आ पाएँ, उसके लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। जहां हमने हेली सेवा भी पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। अभूतपूर्व रूप से हमको सेवाएं उत्तराखंड राज्य को और उत्तराखंड राज्य आने वाले लोगों को प्राप्त हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना के तहत 1 लाख लड़कियों को 358.3 करोड़ की धनराशि दी। वहीं वात्सल्य योजना के तहत सीएम ने 3.58 करोड़ की धनराशि दी। मुख्यमंत्री ने पीएफएमएस के माध्यम से धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही अनाथ बच्चों के देखभाल की राह आसान हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलने से स्नातक स्तर पर उनके प्रवेश में ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। इससे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूती के साथ विकसित राज्य की भी पहचान बनी है। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के नाम पर लगेगी मुहर। तो देहरादून से जानकारी सामने आ रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जहां लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। प्रत्याशी के नाम आज होंगे फाइनल। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजी जाएगी लिस्ट। भक्त चरण दास करेंगे स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता। तो देहरादून से जानकारी सामने आ रही, प्रत्याशी के नाम आज फाइनल किए जाएंगे। वहीं इस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता भक्त चरण दास करेंगे और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो है लिस्ट भेजी जाएगी। देहरादून से जानकारी सामने आ रही, नई दिल्ली में कांग्रेस का मंथन और स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को फिर लिस्ट भेजी जाएगी। वहीं भक्त चरण दास स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तो देहरादून से जानकारी सामने आ रही है, नई दिल्ली में कांग्रेस का मंथन आज होना है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंथुरा और दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी दिल्ली में जो है बैठक होना है, देहरादून में जो अभी बात करें प्रदेश की कांग्रेस प्रत्याशियों की चर्चा होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जूही, देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं और हर कोई अपने अपने राज्यों की चुनावों को लेकर कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर रहा है, वही आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बैठक की जाएगी। देहरादून से जो तैयारी की गई है, वही उत्तराखंड में जो प्रत्याशी है
लोकसभा के उनकी तैयारी की, उनको किन किन के नाम को घोषणा करना है उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, यानी कि मंथन चला है और कुछ समय के बाद ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस किन किन प्रत्याशियों को, क्योंकि बीजेपी के वहाँ पर कहीं ऐसे जो लोकसभा सांसद पुराने थे उनके नाम काफी समय दावा करता रहे हैं, उनके सामने किसको उतारेंगे इसको मंथन किया जा रहा है। देखना ये होगा कि जो 5 सीटों को लेकर लगातार जो उत्तराखंड में तो बीजेपी ने पहले ही उतार चुके, अब कांग्रेस की तैयारियां है, कांग्रेस किसके नाम घोषित करेगी, आज हो सकता है शाम तक ये नाम भी घोषित कर दिए जाए इसमें। जी, अभय आपके पास आना चाहूंगी। बात करें अगर प्रदेश की, तो वहां क्या तैयारियां की गई है, कौन कौन से जो नेता है कांग्रेस के यहाँ पहुंच रहे हैं दिल्ली में? कांग्रेस पार्टी ये कह सकते हैं कि अपनी तैयारियां पूरी यहाँ पर कर चुकी है। कांग्रेस के भीतर इस समय एक जो सियासी जो हलचल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा दिल्ली पहुँच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दिल्ली पहुँचे हैं, प्रीतम सिंह दिल्ली पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रदेश में जो पार्टी प्रत्याशियों को लेकर जो बातचीत अभी तक हुई है पार्टी हाईकमान तरफ से, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव न लड़ने की बात यहाँ पर करें। तो ऐसे में उन सभी नेताओं को मनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार सके। आप समझ सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो चक्रोदा से विधायक है प्रीतम सिंह, या फिर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, या फिर सीधे तौर पर कहें तो पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं दीपक बलूटिया या पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत रावत, इन सभी के नाम चुनाव में मजबूत दावेदारों के रूप में यहाँ पर पार्टी की तरफ से भेजे गए और उन सभी के नामों पर आज स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से मंथन यहाँ पर होना है। ये कह सकते हैं कि इस बार पार्टी की तरफ से जो सूची वहाँ पर भेजी गई है उसमें अभी तक संभवतः ये कह सकते हैं कि 15 से ज़्यादा नाम पार्टी की तरफ से हर लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर भेजे गए और उन सभी नामों पर आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी, मंथन होगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि हर लोकसभा सीट पर पार्टी 2 से 3 प्रत्याशियों के नामों का पैनल लास्ट तक CWC के लिए यहाँ पर भेजने का काम यहाँ पर करेगी। कांग्रेस पार्टी के भीतर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पार्टी ऐसे मजबूत प्रत्याशियों की तलाश यहाँ पर कर रही है जिससे चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जा सके और बीजेपी को मात यहाँ पर दी जा सके। जो जीत की हैट्रिक का सपना भाजपा देख रही है उस सपने को तोड़ा जा सके। 2009 का जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, उस इतिहास को पुनः यहाँ पर दोहराया जा सके और राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीता जा सके। तो उसके लिए प्रयास यहाँ पर हो रहा है। कोशिश यह है कांग्रेस पार्टी की कि जिताओ और टिकाओ दोनों प्रत्याशियों को यहाँ पर संभावित चीज़ों पर तुलने का काम यहाँ पर होगा और स्क्रीनिंग कमेटी में उन सभी चीज़ों को बातचीत यहाँ पर होगी। साथ ही ऐसे मुद्दे तलाशे जाएंगे जो जनहित के उपयोगी मुद्दे होंगे, जनता जिनसे पार्टी को लेकर जुड़ना चाहेगी। जी अजय, आप बात करें तो बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के अभी तक बाकी है नामों पर तय भी जो बातचीत है इसको लेकर बीजेपी ने भी वार किया था कि कांग्रेस अभी भी जो है खुद कंफर्म नहीं है कि किन किन प्रत्याशियों को कहां उतारेगी। जो ही बिल्कुल देखिए बीजेपी जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि उसमें पहले से भी कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट थे उनको उतार देगा, लेकिन कांग्रेस लगातार मंथन करती रही कि किसको किसके जगह उतारा जाए, क्योंकि टक्कर देने के लिए कहीं न कहीं एक चेहरा होना चाहिए, बड़े पकड़ होनी चाहिए। तो कांग्रेस में मंथन किया तो हो सकता है कि आज उनके जो चेहरे हैं सामने आ जाए, उनके नाम घोषित कर दिए जाए, क्योंकि मंथन शुरू हो चुका है। लास्ट में अध्यक्ष इसकी पुष्टि करेंगे कि किसको कहाँ पर, क्योंकि उधम सिंह नगर की बात कर लें, नैनीताल की बात कर लें या थोड़ा साइड की बात कर लें, कई ऐसी सीट ऐसी है जहाँ पर बीजेपी का हमेशा कब्जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का भी समय से जो बात करें, पहले भी लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें तो अपना परचम नहीं लहरा पाई। तो इस बार 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस चाहेगी कि उत्तराखंड से भी हम कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटें लेके आए, तो ऐसे चेहरे उतारेगी जो उन सामने वाले चेहरों को मात दे सके। जी अभय, अगर बात करें तो हरीश रावत के बेटे को भी जो है चुनावी अखाड़े में उतारने की बात चल रही थी, तो क्या लगता है क्या इस बार उन्हें टिकट मिल सकता है? ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने बेटे की पैरवी यहाँ पर की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, चुनाव की जिस तरीके की सियासी रणनीति यहाँ पर बिछ रही है, जो सियासी बिछाते यहाँ पर बिछ रही है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा की जो जनता, उस जनता के ऊपर अपना निर्णय छोड़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हरिद्वार लोकसभा की जनता चाहती है कि इस लोकसभा सीट पर उनकी जगह उनके उत्तराधिकारी
आधिकारिक तौर पर उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा जाए तो वो उसके लिए भी तैयार है। और उनकी तरफ से पार्टी से भी निवेदन इस बात का किया गया था कि उनके जो बड़े बेटे हैं वीरेंद्र सिंह रावत, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। युवा चेहरे हैं और पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो ऐसे में उनको अगर मौका मिलता है तो उनके लिए काम किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी उनको ही चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री को ही चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, तो फिर उसके लिए भी वो लगातार तैयार है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है उसे अपनी कर्म भूमि मानते हैं, लगातार वहां पर सक्रिय रहते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों उनकी जो किसान यात्राएं वहां पर चली है, वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उनकी दावेदारी सबसे ऊपर आती है और मजबूत दावेदारी कही जा सकती है। जी अजय, बात करें स्क्रीनिंग कमेटी बैठक की, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, इसमें कई नेता जो सीनियर नेता वो मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ये फैसला लिया जाएगा। क्योंकि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जो हरीश रावत उनका अच्छा खासा नाम है, चेहरा है, पहचान है और मुख्यमंत्री भी रहे कई बार, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हरीश रावत भी ऐसे ही मंथन करेंगे कि जो कैंडिडेट सही है उसको उतारा जाए ताकि सामने वाले को टक्कर दे सके। तो क्योंकि हरीश रावत पहले से इसकी तैयारी कर चुके थे, कई बार दिल्ली आकर मंथन भी किया था, कई बार मीटिंग भी की गई थी कि उत्तराखंड के अंदर जो कैंडिडेट उतारना होगा, क्योंकि विधानसभा जो हुआ थे उसमें काफी उनको नुकसान देखने को पड़ा, तो जनता की तरफ से देखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने तैयारी की है और यही होगा जो हो सकता है कि उनको टिकट दिया या फिर उनके बेटे को, या जो उनके सहयोगी और भी एक दो बंदे ऐसे हैं जो उनके सामने टिक सकते हैं। तो हो सकता है जो मंथन होगा वो हरीश रावत के मौजूद में होगा, वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। तो उसके बाद जो फैसला आएगा, जो आखिरी मोहर लगेगी, वो बात नहीं लग पाएगी। जी, अब है बात करें प्रदेश की, वहाँ कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनके नामों की लिस्ट बनकर जो है इस कमेटी में पेश की जाएगी, जिनके नामों पर मुहर लगने की संभावना है? देखिए जूही, अगर हम लोकसभा की तरफ से अगर हम एक एक दावेदारों की अगर हम बात करते हैं तो टिहरी लोकसभा सीट पर पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं प्रीतम सिंह, उनका नाम सबसे ऊपर यहाँ पर आता है। इसके अलावा पार्टी में कई और पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश महामंत्री हों या फिर प्रदेश प्रवक्ता हों, उनकी तरफ से भी अपनी दावेदारी टिहरी लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर दी गई है, जिसमें प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का नाम ऊपर आता है। इसी प्रकार से हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर आता है। पार्टी के जो पूर्व विधायक वहाँ पर रहे हैं वो अपनी दावेदारी वहाँ पर कर रहे हैं। पौड़ी की जो लोकसभा सीट है उस पर पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोजाल, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। उनके बाद मनीष खंडूरी जो पार्टी के युवा नेता हैं और कई कमेटियों में पार्टी के यहाँ पर सक्रिय सदस्य के रूप में काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनका नाम दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा नैनीताल लोकसभा सीट पर पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं दीपक बलूटिया, पार्टी के जो पूर्व कह सकते हैं कि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जो यहाँ पर रहे हैं रंजीत रावत, उनका नाम सबसे ऊपर यहाँ पर आता है। इसी प्रकार से अल्मोड़ा की जो आरक्षित जो सीट है लोकसभा सीट, उस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, इन सभी के नाम सबसे ऊपर दावेदारों की सूची में आ रहा है। इसके अलावा कई पार्टी के और कार्यकर्ता ऐसे हैं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से विभिन्न लोकसभा सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का काम वहां पर किया गया है। लेकिन पार्टी इस समय सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ दोनों ही एजेंडों पर यहाँ पर काम कर रही है और ऐसे प्रत्याशियों के चयन करने में जुटी हुई है जो बड़ी जीत हासिल यहाँ पर कर सकते हैं, भाजपा का सपना तोड़ सके। जी अजय, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ इस वक्त जो है बैठक को लेकर क्या हलचल देखी जा रही है? देखिए, जो अकबर रोड पर बैठक की जा रही है वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुंचने वाले हैं, पिछले अध्यक्ष वहाँ मौजूद पहले से ही है। तो देखिए, मंथन शुरू होने वाला है। अब देखना यह होगा कि किस समय ये फैसला आएगा कि उत्तराखंड में भी अपने पिताजी, क्योंकि बीजेपी पहले ही उतार चुकी है अपने कैंडिडेटों को, उनके सामने किसको उतारना है। जिस तरह से सहयोगी बता रहे हैं 15 नाम वहाँ पहुंचे हैं। अब 15 नामों में से किसको टिकट दिया जाएगा, इस पर मंथन किया जा रहा है कि किसको किसके सामने उतारना है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं बदलाव हो, ये चेंज हो। क्योंकि विधानसभा में देख लिया गया, लेकिन जिस तरह से पुष्पेंद्र धामी लगातार जनता के बीच में बैठे हुए हैं, उनका कार्य, उनका काम की बात करते हैं, जब विकास की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसी को देखते हुए जो 15 नाम है, एक चयन करना होगा कि हम किसको कहाँ पर उतारना होगा। ये सबसे बड़ी बात है, उनको चयन करना है कि किस हिसाब से अपने कैंडिडेट को जिताना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम में बीजेपी विधायक ने बदसलूकी की। टेंडर निरस्त होने से गुस्साए सर से बीजेपी विधायक महेश जीना ने नगर निगम पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों से गाली गलौज की।
जिसके विरोध में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों का आरोप है कि विधायक ने पहले कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और फिर नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया और गढ़वाल आयुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। कहा कि 15 दिन में प्रकरण की रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं भाजपा विधायक महेश जीना ने कहा कि उनके द्वारा कोई बदसलूकी नहीं की गई है, वे माफी नहीं मांगेंगे। आपको गलत गाली दे रहा है। किसको गाली किसकी गाली दी? आप तेरे सरकारी वाले की जगह पे प्राइवेट आदमी क्या देख रहा है? नहीं कर रहा मैं बात। तू करेगा ना, तू करते हैं फरिश्ते करेंगे। नहीं कर रहा मैं। अभी हम करवाएंगे ना, करवा दीजिए। तू ही करेगा, करवा दीजिए। देख ले फिर, करवा दीजिए, देख लीजिए। यही बैठे हम, मैं भी यही हूँ। देख ले फिर, करवा दीजिए। नहीं कर रहा मैं, मत करो। नहीं कर रहे रहा तू, कर दीजिए। अरे कर रहे हम। हाँ हाँ कर दीजिए। मुंह मत चला, अरे आप बदतमीजी मत करो। अरे तू चलना, तेरी बदतमीजी मत करो। तू हो जा, बकवास मत कर। नहीं नहीं होगा तू कमिश्नर यहाँ, कोई भी हो बदतमीजी नहीं तेरी चलेगी। बदतमीजी भी नहीं चलेगी बेटा। कोई बदतमीजी सुन ले मेरी बात, नहीं हूँ मैं आपका। अबे मेरा बेटा ही है तू। ऐसा नहीं हूँ मैं बेटा तेरे आपका। चोर मैं आदमी अपने कैसे बाप करता का मैं? मैं अपने तू बाप का अपने बेटा जगह, हूँ। तेरा बाप का पता नहीं, तेरा अपना डीएम में करना है। सर सोनी क्यों बैठ के बैठा था? सोनी कौन है आप तुम्हारे ऑफिस में? गलत बात आप मुझसे मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टेंडर को लेकर नगर निगम के और उसके बाद जो महेश जिन्ना है भाजपा के विधायक हैं वो नगर आयुक्त पहुंचे थे और उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने नगर निगम के जो कर्मचारी हैं और नगर आयुक्त है उनके साथ बदसलूकी करी और आज कल से ही कार्य पूरी तरह से जो कार्य बहिष्कार है वो कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम नगर निगम के जो ऑफिस हैं उसमें ताला लग चुका है और जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी धरने पर बैठे हैं। मांग यही है कि विधायक आए, माफ़ी मांगे, उनकी गिरफ्तारी हो क्योंकि उन्होंने उच्च अधिकारियों से बदतमीज़ी करी है, उनसे गाली गलौज किया है। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि विधायक की गिरफ्तारी हो और साथ साथ उनके वो माफ़ी मांगे कर्मचारियों से और अगर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उन्हें वो लोग कर्मचारी लोग कूड़ा नहीं उठाएंगे, पूरी तरह से कार्य बहिष्कार यहाँ पर करेंगे। तो आप नगर निगम में एक बार फिर देख सकते हैं कि माहौल गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। मांग यही है विधायक आएँ जल्द से जल्द और माफ़ी मांगे। फिलहाल के लिए साफ तौर पर जो विधायक है उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे मैं माफ़ी मांगूँ या मेरी गिरफ्तारी हो। तो साफ तौर पर उन्होंने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन जो माहौल है दोबारा से बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जो सचिव हैं विनय शंकर पांडे उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो उसकी पूरी जांच करेंगे और इसके बाद जो रिपोर्ट है 15 दिन के अंदर वो विधायक और नगर आयुक्त के बीच में जो हुआ है उसकी रिपोर्ट उनको मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या क्या पूरा मामला है, किस तरह से? मामला ये है कि कल जो है महेश कुमार जीना जो है सल्ट के विधायक हैं, वो हमारे यहाँ नगर निगम कर्मचारी यहाँ पे आए। उनका किसी संबंधित का जो है या उनका बेटे का कोई कूड़े का संबंधित जो है टेंडर था, उस टेंडर के मामले में आए। उन्होंने कहा ये फ़ाइल मुझे दो। उन्होंने कहा भाई जो फाइल ये है ये आप एमएनए साहब से बात कीजिए, मालिक वो हैं। तो उन्होंने जो है कि एमएनए साहब के पास भी पहले वो कर्मचारी के साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया। वो बेचारा विकलांग है, विकलांग जो है, और उसके साथ यहाँ एमएनए के साथ जो है अभद्रता व्यवहार, ऐसी भाषा जो है ना एक विधायक को शोभा नहीं देती है। इस कारण हमने जो है आज पूरे नगर निगम में बिल्कुल बंद कर दिया है, सफाई व्यवस्था ठप है। और जब तक वो जीना माफ़ी नहीं मांगता है, जो विधायक है वो जब तक माफ़ी नहीं मांगता तब तक हमारी, उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हमारा कार्यालय बंद रहेगा। ये हमारे उच्च अधिकारी हमें जो है इस चीज़ का आश्वासन दे कि कर्मचारी कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो कल उसके बाद अगला स्टेप हम भी उठाएंगे। अगला स्टेप हम उनका पुतला दहन करेंगे, आगे स्टेप देखेंगे। उन्होंने कहा है कि टेंडर को लेकर नगर निगम और जो वहाँ के ठेकेदार हैं उनके बीच में बंदरबांट चल रहा है, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके जो परिजन थे। ये बिल्कुल सरासरी इनकी तानाशाही है और कुछ नहीं है, दबंगई है, तानाशाही एक छोटे कर्मचारी को दबाने की है।
और एक सीधे IAS अफसर को दबाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। हमारा कोई तानाशाही नहीं, आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं विषय है कि जो भी वहाँ पर धांधली हो रही है वो विषय अलग है, लेकिन इसकी अगर कोई ऐसा आरोप है तो उसकी जांच करवाएं, ना कि हमारे कमिश्नर साहब से अभद्रता करें। उन्होंने जो वीडियो वायरल है वो इसकी इतनी निंदा करना, मतलब उसकी हम इतनी निंदा करते हैं वो हमारे पास शब्द नहीं है कि जो वीडियो आपने देखा होगा लोगों ने कि उन्होंने लूज टॉकिंग करी है, कई बार चोर भी बताया है, कई बार ये बताया कि पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। लेकिन एक IAS बनना कोई आसान नहीं होता है ना, IAS बनने में आधी उम्र निकल जाती है, ठीक है ना। तो एक विधायक को ये शोभा नहीं देता कि वो, और मैं उस विधानसभा क्षेत्र की जनता को तो सम्मान करता हूँ कि उन्होंने जिता के भेजा हुआ, लेकिन इसलिए नहीं जिता के भेजा है कि आप जाके अधिकारियों के साथ बदतमीजी करो, हाथापाई करने पर उतारू हो जाओ, ठीक है ना। और किसी विभाग में जा करके, और मैं प्रशासन से, शासन से यही मांग करूंगा कि कर्मचारियों के और अधिकारियों के जो है आश्वस्त करें कि भाई ऐसे इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी, और उस तथाकथित विधायक को बुला करके हमारे कमिश्नर साहब को जो है उनको माफ़ी मंगवाई जाए, और हो सके तो अगर कोई ऐसा हो सकता है विधानमंडल से उनका इस्तीफा लिया जाए। वो क्योंकि उस लायक नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर इधर उधर एक नेम प्लेट लगा के घूम सकें जनता में और अधिकारियों पे कार्यालयों में जाके अपना ऐसे इस तरह की बातें कर सकें, क्योंकि इससे कर्मचारियों हतोत्साहित होते हैं, उनका मनोबल डाउन होता है। देखिए, कर्मचारियों का कहना है कि विधायक को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए थी, और अगर अभी तक वो यहाँ पर आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक यहाँ पर कर्मचारी डटे रहेंगे, और जो कार्य बहिष्कार की जो बात की जा रही है वो कार्य बहिष्कार होता रहेगा, और जो शहर भर है वहाँ से कूड़ा नहीं उठेगा। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया है। विनय शंकर पांडे जो सचिव है वो अब इसकी जांच करेंगे। 15 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को पेश होगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए पूरी तरह से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है। वहीं जो महेश जिन्ना है भाजपा के विधायक, उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया है। तो मामला अभी फिलहाल गरमाया हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो विधायकों को मनाने में और साथ साथ जो कर्मचारी हैं उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, प्रवासी उत्तराखंडी विदेशों में ब्रांड एम्बेसडर, प्रवासियों के लिए बढ़ाई जाएगी सुविधा। राज्य में प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड का होगा गठन, उत्तराखंड में आयोजित होगा प्रवासी उत्तराखंड दिवस। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। प्रवासियों से एक गांव गोद लेने की अपील, मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की है। तो प्रवासियों के लिए जो है सुविधा बढ़ाई जाएगी, और मुख्यमंत्री ने एक गांव गोद लेने की अपील की है प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से, जो है CM ने अपील की है। तो राज्य में प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड का गठन किया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभिन्न देशों में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखंडियों से वर्चुअल संवाद करते हुए उन्हें विदेशों में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने अपनी मेहनत, लगन और बौद्धिक क्षमता से उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। CM ने सभी प्रवासियों से अपेक्षा की कि वह अपनी जन्मभूमि के किसी दुर्गम क्षेत्र के एक गाँव को गोद लेकर उसके समग्र विकास में सहयोगी बने। और देहरादून से खबर सामने आई है, जहां बिजली उपभोक्ताओं की महंगी बिजली का झटका लग सकता है। दरअसल अब 18 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हुई है। बता दें कि ऊर्जा निगम की ओर से बिलों में इजाफे का ऐलान किया गया है। सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर 18 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की गई है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।